तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज इस इंटरेस्टिंग से नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवेल के पिछले एपिसोड में देखा था कि हुओ यू हाउ ने अपनी सेकंड सोल कोर को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद हुओ यू हाउ से मिलने डीन शान आया था। लेकिन यू हाउ की टेरिफाइंग एनर्जी महसूस करते ही उसे समझ में आ गया था कि हुओ यू हाउ अपना सेकंड सोल कोर बना रहा है। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में श्रीक एकेडमी के अंदर बहुत कम लोग जानते थे कि हुओ यू हाउ के पास पहले से ही एक स्पिरिचुअल सोल कोर मौजूद था। लेकिन एल्डर श्वान ने इस बात को यान शाउजर और शैन लिनर से कभी नहीं छुपाया था, क्योंकि ये दोनों भी एकेडमी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से थे। पिछले कुछ सालों में हुओ यू हाउ की ग्रोथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग रही थी कि उसने अपनी जनरेशन के लगभग हर सोल मास्टर को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो काम वो करने जा रहा था वो उसके पुराने सभी अचीवमेंट से भी कई गुना बड़ा था। इस वक्त हुओ यू हाउ अपना सेकंड सोल कोर बनाने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो शायद श्रीक के पूरे हिस्ट्री में पहला ऐसा टाइटल डूलो बन जाता जिसके पास 2 सोल कोर्स होते। इसका मतलब था कि फ्यूचर में रैंक 98 ट्रांसेंडेंट डूलो बनना उसके लिए लगभग तय था। उसके रास्ते में कोई बड़ा बॉटलनेक नहीं बचता। सिर्फ रैंक 99 तक पहुंचने के वक्त उसे थर्ड सोल कोर की जरूरत पड़ती, और ऐसा फीट आज तक किसी ने अचीव नहीं किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि हुओ यू हाउ सक्सेसफुल होगा या फेल। शैन लिनर को अच्छी तरह समझ आ रहा था कि अगर हुओ यू हाउ सेकंड सोल कोर बना लेता है तो उसकी एक्चुअल बैटल पावर एक ट्रांसेंडेंट डूलो के लेवल तक पहुंच सकती है, चाहे उसकी सोल पावर रैंक अभी कुछ भी हो। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि वो एक अल्टीमेट मार्शल सोल ओनर था। उसकी फ्यूचर पोटेंशियल को इमेजिन करना भी मुश्किल था। यही सोचकर शैन लिनर का पहले वाला गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। हुओ यू हाउ का ब्रेक थ्रू सिर्फ उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ का मैटर नहीं था, ये पूरे श्रीक एकेडमी के फ्यूचर से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसकी करंट ऑरा इतनी अनस्टेबल और केओटिक लग रही थी कि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो वो कल्टिवेशन डेविएशन का शिकार हो सकता था। शैन लिनर ने तुरंत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबको वार्निंग दी। यू हाउ जरूर सेकंड सोल कोर के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन उसकी करंट कंडीशन मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है। सब लोग उस पर नजर रखो। किसी को भी उसके पास आने की परमिशन नहीं है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड सोल कोर बनाना बहुत डेंजरस प्रोसेस होता है। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। मैं एल्डर श्वान को बुलाती हूँ। इस मैटर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सिर्फ उनके पास है। ये कहकर वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहां से निकल गईं। उसके जाने के बाद हे काइटो, सू सांशी और जांग नन्ना ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सेकंड सोल कोर, सिर्फ ये वर्ड्स ही उनके दिलों में शॉक पैदा करने के लिए काफी थे। वो सब खुद रैंक 80 के ऊपर के पावरफुल सोल मास्टर्स थे। टाइटल डूलो बनने से बस एक स्टेप दूर थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि सोल कोर बनाना कितना डिफिकल्ट होता है। हुओ यू हाउ की प्रोग्रेस उन सबसे इतनी आगे निकल चुकी थी कि कभी कभी उन्हें यकीन ही नहीं होता था। हे काइटो ने गहरी सांस छोड़ी। यू हाउ हमसे और भी दूर चला गया है। सू सांशी जोर से हंस पड़ा। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार उससे मिला था, मैंने उसे किक मारकर हवा में उड़ा दिया था। वैसे उस वक्त बेबी ने मुझे ब्लैकमेल भी किया था। ये सुनकर जांग नन्नान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? ब्लैकमेल तो तुम्हारे लिए मर्सी थी। उस वक्त तुम पिटने लायक थे। सू सांशी बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुआ। सच बताओ, तुम्हें तभी से मुझ पर क्रश था ना? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी उस वक्त तुम इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। सबके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन कुछ ही पल बाद सू सांशी फिर सीरियस हो गया। मुझे उम्मीद है कि लिटिल जूनियर सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो इस बार ब्रेक थ्रू कर लेता है तो टैंक सेक्ट की स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल लेवल पर पहुंच जाएगी। वोटुंग पहले ही टाइटल डूलो बन चुकी है। अगर यू हाउ भी उस लेवल पर पहुंच गया तो दोनों की कंबाइंड बैटल पावर ऑर्डिनरी ट्रांसेंडेंट डूलो से भी ज्यादा हो सकती है, शायद अल्टीमेट डूलो के लेवल के आसपास भी। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। वो सब जानते थे कि हुओ यू हाउ और टैंग वुटुंग की टीम वर्क कितनी टेरिफाइंग थी। अगर दोनों और स्ट्रांग हो गए तो फ्यूचर बैटलफील्ड पर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। सिर्फ कुछ ही देर बाद शैन लिनर वापस आ गई, और उसके साथ थे एल्डर श्वान। वो सीधे लेबोरेटरी के गेट के पास पहुंचे और आंखें बंद करके अंदर से आ रही एनर्जी फ्लक्चुएशंस को फील करने लगे। किसी के पास उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने खुद कई बार सेकंड सोल कोर बनाने की कोशिश की थी और कई फेलियर्स भी देखे थे, इसीलिए इस तरह की ऑरा उनके लिए बिल्कुल फेमिलियर थी। पूरे 15 मिनट तक वो बिना हिले वहीं खड़े रहे। आखिरकार उन्होंने आंखें खोली और धीरे से मुड़ गए। उनका एक्सप्रेशन पहले से ज्यादा सीरियस लग रहा था। लिनर सही कह रही है, यू हाउ सच में सेकंड सोल कोर क्रिएट कर रहा है। ये सुनकर सबके दिल जोर से धड़कने लगे। एल्डर श्वान ने आगे कहा, आज से मैं खुद उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। किसी को भी उसके पास जाने की परमिशन नहीं है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तेज आवाज भी नहीं। ये कहने के बाद एल्डर श्वान लेबोरेटरी के गेट के बाहर ही क्रॉस लेगेड बैठ गए। ये देखकर शैन लिनर भी सरप्राइज हो गई। एल्डर श्वान, लेकिन एकेडमी का क्या? सन मून एम्पायर की आर्मी बहुत जल्द पहुंचने वाली है। एल्डर श्वान ने गहरी सांस भरी। लिनर, तुम अभी भी नहीं समझी। मीटिंग के दौरान यू हाउ असल में वोटों के डिसीजन
डिसीजन से अग्री करता था, लेकिन एकेडमी की वजह से उसने कुछ नहीं कहा। हम सब एकेडमी की सेफ्टी को लेकर इतने कंसर्न थे कि हम उसके जजमेंट पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। शानलिनर चुप हो गई। एल्डर श्वान ने आगे कहा, युहाओ जानता था कि वो हमें कन्विंस नहीं कर सकता, इसीलिए वो सीधा कल्टिवेशन के लिए लौट आया। जहाँ तक सन मून एम्पायर की 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स का सवाल है, उनके अटैक न करने के सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, युहाओ ने सिचुएशन को गलत जज किया हो, लेकिन मुझे इस पॉसिबिलिटी पर बहुत कम भरोसा है। दूसरा रीजन ये है कि वो हमारी एक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना चाहता है। ये सुनकर शानलिनर तुरंत बोल पड़ी, ये इम्पॉसिबल है। अगर उसका डिसीजन सही होता तो सन मून एम्पायर हम पर अटैक ही नहीं करता और उनकी 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स भी कंप्लीटली सेफ रहती। एल्डर श्वान का चेहरा बाहर से शांत था, लेकिन उनके दिल के अंदर एक भयानक तूफान चल रहा था। उन्होंने सबको साफ कह दिया था कि अगर स्टार लोआ एम्पायर और डोलिंग एम्पायर सच में सपोर्ट के लिए आते हैं तो अकेडमी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। अगर उन पर अटैक हुआ तो श्रेक अकेडमी को अपनी सोल इंजीनियर लीजन भेजनी ही पड़ेगी, और अगर अकेडमी के पास लीजन ही ना हो तो ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी। लेकिन एल्डर श्वान को एक बात और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, हुओ युआओ। सबको लग रहा था कि हुओ युआओ ने बहुत सोच समझ कर ये सब प्लान किया है, लेकिन सच तो ये था कि उसने कुछ चीजें सच में भूल दी थी। फिर भी उसका हर डिसीजन किसी जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट की तरह लग रहा था। शानलिनर भी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रही थी। उसने एल्डर श्वान को याद दिलाया कि चाहे खतरा कितना भी छोटा क्यों ना हो, अकेडमी को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। आखिरकार ये वही अकेडमी थी जो 10,000 सालों से कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्स बनी हुई थी। जब शानलिनर वापस चली गई और बाकी सब लोग भी एल्डर श्वान के ऑर्डर पर चले गए, तब पूरे एरिया में सिर्फ एक इंसान बचा था, एल्डर श्वान। वो हुओ युआओ के लेबोरेटरी के बाहर अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता भी थी और एक्साइटमेंट भी। युआओ, तुमने सच में ये रास्ता चुन लिया। ये शब्द उसके दिल के अंदर गूंज रहे थे। दूसरे लोग शायद समझ नहीं पा रहे थे कि लेबोरेटरी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन एल्डर श्वान सब कुछ समझ रहा था। अपनी कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस की वजह से वो साफ महसूस कर सकता था कि हुआ युआओ नॉर्मल रेजोनेंस मेथड का यूज नहीं कर रहा था। नहीं, वो एक और भी ज्यादा डेंजरस और लेजेंडरी मेथड का यूज कर रहा था, यिन यांग कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा मेथड जिसे कॉन्टिनेंट के अधिकतर एक्सपर्ट सिर्फ लेजेंड्स में ही सुनते थे। लेबोरेटरी से निकलने वाली एनर्जी कभी आइस की तरह ठंडी हो जाती थी और कभी वॉल्केनो की तरह वायलेंट। दोनों ऑपोजिट पावर्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी, और फिर भी बीच में एक अजीब बैलेंस बना हुआ था। यही सबसे हैरान कर देने वाली बात थी। इसका मतलब था कि हुओ युआओ अभी तक कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था। एल्डर श्वान के दिल में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। अगर हुओ युआओ सच में यिन यांग कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अपना सेकंड सोल कोर बना लेता तो उसका फ्यूचर अनइमेजिनेबल होता। बीस्ट गॉड डीटियान को कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस माना जाता था, लेकिन हुओ युआओ के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जो किसी सोल बीस्ट के पास नहीं थी। ट्विन मार्शल सोल्स, स्पिरिट आइज और उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर। अगर ये सब यिन यांग कॉम्प्लीमेंट के साथ कंबाइन हो जाता तो फ्यूचर में शायद एक नया लेजेंड जन्म लेता। एल्डर श्वान को लगने लगा कि अगर हुओ युआओ सक्सेसफुल हो गया तो वो कल्टीवेशन के एक नए एरा का फाउंडर बन सकता है। इसी बीच लेबोरेटरी के अंदर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वहाँ हुओ युआओ मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उसकी चेस्ट के अंदर अल्टीमेट आइस एनर्जी एक पागल हरिकेन की तरह घूम रही थी। आइस एम्प्रेस द्वारा दी गई स्पिरिचुअल पावर भी उस वायलेंट रोटेशन को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही वो एनर्जी फ्लो में खिंच गई, उसने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया। बस वहीं से डिजास्टर की शुरुआत हुई। 2 अलग अलग पावर्स एक दूसरे से टकरा गईं। स्पिरिचुअल पावर इंस्टेंटली अनस्टेबल हो गई, और सबसे बुरी बात, ये डिस्टर्बेंस सीधा हुओ युआओ की स्पिरिचुअल सोल कोर तक पहुंच गया। उसकी स्पिरिट ओरिजिन ने वायलेंट रिएक्शन दिया। चाहे हुओ युआओ कितनी भी कोशिश करता, उसकी विल पावर उस स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस अपनी तरफ से बैलेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हुओ युआओ को लग रहा था जैसे उसका पूरा बॉडी टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। हर नर्व जल रही थी, हर बोन टूट रही थी, हर मसल फट रहा था। ये दर्द उस दर्द से भी कई गुना ज्यादा था जो उसने आइस एम्प्रेस के फ्यूजन के वक्त महसूस किया था। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे हिलने लगी। पहली बार उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मैं सच में फेल होने वाला हूँ? ये सोच आते ही उसका कॉन्फिडेंस हिल गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपनी मुट्ठी कस ली। नहीं, वो यहाँ तक हार मानने के लिए नहीं आया था। लेबोरेटरी के बाहर अगर कोई उसे देखता तो शायद डर से कांप उठता। उसकी स्किन के पोर्स से ब्लड की काउंटलेस ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही ब्लड बाहर आता, अल्टीमेट आइस की वजह से तुरंत फ्रीज हो जाता। फ्रोजन ब्लड क्रिस्टल्स उसके बॉडी से गिरते जा रहे थे। पूरा रूम एक टेरिफाइंग सीन में बदल चुका था। रेयर मेटल्स हवा में हिल रहे थे, मशीन्स वाइब्रेट कर रही थी, वॉल्स क्रैक करने लगी थी, और टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। पूरे लेबोरेटरी में आइस पार्टिकल्स तूफान की तरह डांस कर रहे थे। ये किसी कल्टीवेशन रूम का सीन नहीं लग रहा था, ये किसी एंशिएंट आइस गॉड के बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। लेकिन हुओ युआओ अब भी रुकने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में मैडनेस और डिटर्मिनेशन दोनों चमक रहे थे। अचानक उसने अपनी जीभ को जोर से काट लिया। तेज दर्द ने उसके दिमाग को झटका दिया। खून का टेस्ट उसके मुंह में फैल गया, लेकिन इसी दर्द ने उसकी कॉन्शियसनेस को दोबारा स्टेबल कर दिया। उसने अपने आप को जोर से संभाला।
रुकना मना है। चाहे बॉडी टूट जाए, चाहे सोल बिखर जाए, चाहे मौत सामने खड़ी हो, मुझे सेकंड सोल कोर कंप्लीट करना ही होगा। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ हुआ युवाओं ने एक बार फिर अपनी स्पिरिचुअल सोल कोर को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। अब हुआ युहाओ का सोल कोर स्टेबल हो गया था, लेकिन सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। जब भी उसके अंदर की एनर्जीज एक दूसरे से टकराती, उसका सोल कोर जोर से रिएक्ट करता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने प्रेशर के बाद भी वो कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ। ये उसके लिए एक छोटा सा मिरेकल था। दूसरी तरफ लिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर हो युहाओ की मदद कर रही थी। उसकी आवाज़ लगातार कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके सपोर्ट की वजह से हो युहाओ अपना सारा फोकस सिर्फ कंट्रोल पर रख पा रहा था। अगर लिया उसके साथ नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले ही हार मान चुका होता। इसी दौरान आइस एम्प्रेस की छोड़ी हुई अल्टीमेट आइस पावर भी लगातार एक्टिवेट थी। हर बार जब हो युहाओ की स्पिरिचुअल पावर अनकंट्रोलेबल होने लगती, अल्टीमेट आइस की एनर्जी उसे रोक लेती। लेकिन ये सिर्फ अल्टीमेट आइस की पावर नहीं थी, आइस एम्प्रेस के स्पिरिचुअल ओरिजिन की स्ट्रेंथ भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। दोनों पावर्स मिलकर हो युहाओ को टूटने से बचा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्नो एम्प्रेस थी। स्नो एम्प्रेस के आइस क्रिस्टल्स के आसपास की सोल पावर लगातार रिलीज हो रही थी। इस वक्त उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हो युहाओ कितना पेन झेल रहा है। वो सिर्फ अपनी मर्जी से एनर्जी रिलीज कर रही थी। उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन हो युहाओ के लिए ये मौत और जिंदगी की लड़ाई बन चुकी थी। आइस पैर किम भी अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। वो हो युहाओ के मेरिडियंस, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन दो अलग डायरेक्शंस में घूमती हुई टेरिफाइंग एनर्जीज लगातार उसके बॉडी पर अटैक कर रही थीं। हर सेकंड उसका बॉडी और ज्यादा डैमेज हो रहा था। हो युहाओ की स्पिरिचुअल पावर अभी तक बनी हुई थी, लेकिन उसका बॉडी कोलैप्स होने के एज पर पहुंच चुका था। लाइफ कोल्ड ने उसके फिजिक को पहले ही स्ट्रेंथन किया था और उसके पास इनॉर्मस लाइफ एनर्जी भी थी। फिर भी उसके अंदर चल रही वायलेंट पावर्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा थी। उसके मेरिडियंस फटने वाले थे, उसके इंटरनल ऑर्गन्स क्रश होने की कगार पर थे, उसके मसल्स और बोन्स लगातार प्रेशर झेल रहे थे। लेकिन हो युहाओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो इंड्योर करता या फिर सब कुछ खत्म हो जाता। जल्द ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। ये क्लियर सिग्नल था कि उसके कैपिलरीज बर्स्ट होने लगे थे। अगर ये सिचुएशन और कुछ देर तक चलती तो उसका पूरा बॉडी उन टेरिफाइंग एनर्जीज के प्रेशर में एक्सप्लोड हो जाता और उसका स्पिरिचुअल सोल कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर स्नो एम्प्रेस के आइस क्रिस्टल्स अचानक चमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नया स्टेप लेने वाली हो, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अचानक हो युहाओ के डांटियन के अंदर एक ब्लेजिंग गोल्डन लाइट चल उठी। अगला ही पल सबको शॉक कर गया। उसके डांटियन से निकली गोल्डन रेडियंस लाइटनिंग की स्पीड से उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई। चाहे स्पिरिचुअल पावर हो या अल्टीमेट आइस एनर्जी, कोई भी इस मिस्टीरियस गोल्डन पावर को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि ये एनर्जी बाहर से नहीं आई थी, ये उसके ब्लड के अंदर ही मौजूद थी। कुछ ही सांसों के अंदर उसके मेरिडियंस गोल्डन बन गए, उसका ब्लड गोल्डन हो गया, उसके इंटरनल ऑर्गन्स गोल्डन हो गए, पूरा बॉडी एक शाइनिंग गोल्डन स्टैचू की तरह चमकने लगा। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उसकी स्किन के ऊपर गोल्डन स्केल्स उभरने लगे। पहले कुछ स्केल्स नजर आए, फिर धीरे धीरे वो पूरे बॉडी पर स्प्रेड हो गए। सिर्फ उसका चेहरा नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था। और तब हो युहाओ को समझ आया, ये ऑर्डिनरी स्केल्स नहीं थे, ये ड्रैगन स्केल्स थे। एक होली ड्रैगन के स्केल्स, एक रेडिएंट होली ड्रैगन के स्केल्स। जैसे ही ये स्केल्स उसके बॉडी पर आए, उसका अनबेरेबल पेन कम होने लगा। गोल्डन एनर्जी उसके मेरिडियंस, बोन्स और ऑर्गन्स को एक्सपैंड कर रही थी। हर डैमेज्ड एरिया को स्ट्रेंथन किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉडी किसी हायर लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो युहाओ खुद भी शॉक में था। उसने इस ऑरा को पहले भी महसूस किया था, लेकिन ये वांग्यूर के गोल्डन ड्रैगन की पावर नहीं थी, ये 3-आइड गोल्डन लाइन की स्ट्रेंथ भी नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा प्योर, कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट। तब उसके माइंड में एक नाम आया, रेडिएंट होली ड्रैगन। हो युहाओ की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे याद आया कि उसका सीनियर भी रेडिएंट होली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, लेकिन उसके सामने जो पावर थी वो उस सीनियर की स्ट्रेंथ से भी कई गुना ज्यादा प्योर और पावरफुल थी। तब उसके दिल में एक इम्पॉसिबल सवाल उठा, क्या ये टीचर की पावर हो सकती है? इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है श्रेक एकेडमी के सी गॉड्स आइलैंड पर। सी गॉड्स आइलैंड के पास खड़ा लेजेंडरी गोल्डन ट्री अचानक गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। उससे निकलने वाली जेंटल वेव्स पूरे आइलैंड में स्प्रेड हो जाती हैं। आइलैंड के सभी एल्डर्स तुरंत बाहर निकल आते हैं। श्यान लिनर भी उनमें शामिल थी। सब लोग शॉक में गोल्डन ट्री को देख रहे थे। तब गोल्डन ट्री के अंदर से एक गोल्डन स्फीयर बाहर निकला और सी गॉड्स आइलैंड के ऊपर हवा में रुक गया। एल्डर सॉन्ग ने तुरंत अपनी नजर उस पर जमा दी। वो गोल्डन स्फीयर के अंदर क्या है ये नहीं देख पा रही थी, लेकिन उससे निकलने वाली फेमिलियर ऑरा को जरूर महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्फीयर सभी एल्डर्स को ग्रीट कर रहा हो। फिर अगले ही पल वो गोल्डन स्फीयर एक फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ लाइट में बदल गया और सीधा टैंक सेट की डायरेक्शन में उड़ गया। इसी समय एल्डर शॉन्ग हो युहाओ की लेबोरेटरी के बाहर काट कर रहे थे। जैसे ही हो युहाओ के अंदर की गोल्डन पावर
एक्टिवेट हुई, एल्डर शॉन्ग ने तुरंत उसे महसूस कर लिया। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने जो ऑरा महसूस की थी वो ऑर्डिनरी लाइट एलिमेंट नहीं थी, वो एक एक्सट्रीमली प्योर और पावरफुल होली लाइट थी। एल्डर शॉन्ग के मन में तुरंत एक सवाल उठा, आखिर युहाओ के पास इतनी पावरफुल लाइट एट्रीब्यूट कब से आ गई? लेकिन तभी अचानक एक डिवाइन ऑरा पूरी जगह में फैल गई। गोल्डन लाइट चमकी और हवा के अंदर एक प्रोजेक्शन धीरे धीरे साफ होने लगा। जैसे ही एल्डर शुआन ने उस चेहरे को देखा, वो तुरंत शॉक हो गए, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी के लेजेंडरी गार्डियन एल्डर मू खड़े थे। एल्डर मू के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने एल्डर शुआन की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उसके बाद वो आगे बढ़े और धीरे से एल्डर शुआन के कंधे पर हाथ रखा। इसी एक स्पर्श के साथ एल्डर शुआन के दिमाग में एल्डर मू का संदेश पहुंच गया। एल्डर मू ने कहा कि फ्यूचर में पूरी श्रेक एकेडमी की जिम्मेदारी अब एल्डर शुआन के कंधों पर होगी। उन्होंने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। ये शब्द सुनते ही एल्डर शुआन का दिल कांप उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, एल्डर मू का गोल्डन प्रोजेक्शन रोशनी में बदल गया और मेटल गेट को पार करके सीधा लेबोरेटरी के अंदर चला गया। एल्डर शुआन का शरीर जोर से कांप गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन नहीं था, ये एल्डर मू की आखिरी इच्छा और उनकी विल पावर थी जो अब भी दुनिया में मौजूद थी। अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाते हुए वो जोर से पुकार उठे, एल्डर मू। दूसरी तरफ लेबोरेटरी के अंदर हुओ युहाओ अब भी दर्द से लड़ रहा था, लेकिन जब एल्डर मू का गोल्डन प्रोजेक्शन उसके सामने पहुंचा, तब उसके चेहरे पर एक शांत और दयालु एक्सप्रेशन नजर आया। उन्होंने हुओ युहाओ को देखा और धीरे से कहा कि उसने एक बहुत मुश्किल रास्ता चुना है। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट कल्टीवेशन किसी नॉर्मल इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल थी, लेकिन जो काम हुओ युहाओ कर रहा था वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी और 3 एम्पायर्स के फ्यूचर के लिए भी था। ये कहकर एल्डर मू गोल्डन लाइट के एक स्फीयर में बदल गए और सीधा हुओ युहाओ के सिर के अंदर प्रवेश कर गए। अगले ही पल हुओ युहाओ ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक गर्म और कोमल एनर्जी फैल गई है। जो दर्द अब तक उसे तोड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसका बेचैन दिल शांत हो गया और उसकी स्पिरिट पावर भी स्थिर होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अंधेरे समुद्र से निकालकर सुरक्षित किनारे पर ला खड़ा किया हो। जब उसने अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर देखा तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसके सामने एल्डर मू खड़े थे। हुओ युहाओ की स्पिरिट पावर ने तुरंत उसका एक प्रोजेक्शन बना दिया और वो बिना किसी देरी के एल्डर मू के सामने झुक गया। एल्डर मू मुस्कुराए और उसे प्यार से देखते रहे। जब हुओ युहाओ ने प्रणाम किया, तब एल्डर मू उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने पास बुलाया। उस पल हुओ युहाओ के दिल में जो इमोशंस थे उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। बहुत समय बाद अपने टीचर को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सबसे बड़ा सहारा वापस लौट आया हो। जिस इंसान ने उसे गाइड किया था, जिसने उसकी ग्रोथ देखी थी, वो आज फिर उसके सामने खड़ा था। हुओ युहाओ की आवाज़ भर आई और उसने धीरे से कहा, टीचर। एल्डर मू के चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि हुओ युहाओ अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है और उसने अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं। एक टीचर के रूप में उन्हें उस पर बहुत गर्व है। एल्डर मू ने बताया कि भले ही वो इतने सालों तक उसके साथ नहीं रहे, लेकिन एल्डर शुआन के जरिए और खुद ऑब्जर्व करके उन्होंने हुओ युहाओ की जर्नी देखी है। हर चैलेंज, हर बैटल और हर सैक्रिफाइस के बारे में वो जानते थे और इसीलिए वो यकीन के साथ कह सकते थे कि हुओ युहाओ ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद एल्डर मू ने उस कल्टीवेशन के बारे में बात की जो हुओ युहाओ इस वक्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि यिन यांग कॉम्प्लीमेंट का रास्ता बहुत खतरनाक है, इसमें जान जाने का रिस्क भी है, लेकिन कुछ हद तक ये डिसीजन गलत नहीं था, क्योंकि श्रेक एकेडमी को एक ऐसे पावर हाउस की जरूरत है जो फ्यूचर में पूरे कॉन्टिनेंट की सिचुएशन बदल सके। एल्डर मू ने याद दिलाया कि 10,000 साल पहले टांग सान ने अपनी स्ट्रेंथ और डेस्टिनी के दम पर पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया था और श्रेक की फाउंडेशन रखी थी। और आज 10,000 साल बाद उन्हें लगता है कि हुओ युहाओ में भी वही पोटेंशियल मौजूद है। ये शब्द सुनकर हुओ युहाओ पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। एल्डर मू ने बताया कि ड्रैगन पिल का पूरा अरेंजमेंट भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने कहा कि ड्रैगन एम्परर डाओलो लॉन्ग शायाओ को पहले ही कह दिया गया था कि सही समय आने पर वो ड्रैगन पिल हुओ युहाओ को दे दे। ये सुनकर हुओ युहाओ का दिमाग हिल गया। उसने तुरंत पूछा कि लॉन्ग शायाओ तो होली गोस्ट चर्च से जुड़ा हुआ है, अगर वो इविल सोल मास्टर फैक्शन का हिस्सा है तो फिर वो उनकी मदद क्यों करेगा? इस सवाल पर एल्डर मू ने सिर हिलाया और सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि लॉन्ग शायाओ असल में इविल सोल मास्टर नहीं है, वो सिर्फ एक दुखद डेस्टिनी का शिकार है। वो प्यार के जाल में फंस गया था और उस गलती की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसने कुछ बुरे काम किए थे, लेकिन बाद में उनका प्रायश्चित करने का फैसला भी किया। एल्डर मू ने बताया कि मरने से पहले वो लॉन्ग शायाओ से मिले थे। उसी मुलाकात में उन्होंने ड्रैगन पिल उसके हवाले की और कहा कि सही वक्त पर हुओ युहाओ को दे दी जाए। साथ ही उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की थी।
वो रिक्वेस्ट ये थी कि अगर कभी हुओ युहाओ किसी जानलेवा खतरे में फंस जाए तो लॉन्ग शायाओ चुपके से उसकी रक्षा करे। ये सुनकर हुओ युहाओ और भी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसे अब भी याद था कि लॉन्ग शायाओ ने उसे कई बार अटैक किया था और उसे भयंकर चोट पहुंचाई थी। लेकिन एल्डर मू बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि अगर लॉन्ग शायाओ सच में उसे मारना चाहता तो हुओ युहाओ कब का मर चुका होता। असल में वो हमेशा शैडोज के अंदर रहकर उसकी सुरक्षा कर रहा था। होली गोस्ट चर्च ने भी कई बार हुओ युहाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग शायाओ के कारण सब कुछ कंट्रोल में रहा। एल्डर मू की बात सुनते ही हुओ युहाओ पूरी तरह शॉक हो गया। उसे आज पता चल रहा था कि उसके टीचर ने उसके फ्यूचर के लिए कितनी दूर तक सोच रखी थी। एल्डर मू ने बताया कि बहुत सालों पहले उन्हें एक एंशिएंट रूइन के अंदर एक ड्रैगन पिल मिली थी। ये कोई आम ट्रेजर नहीं था, बल्कि एक पावरफुल लाइट ड्रैगन के कॉप्स से बनी हुई ड्रैगन पिल थी। लाइट ड्रैगन्स डार्कनेस ड्रैगन्स के नेचुरल एनिमीज होते हैं और इसी वजह से इस ड्रैगन पिल के अंदर अनइमेजिनेबल लेवल की एनर्जी और एसेंस जमा थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ड्रैगन पिल के अंदर की एनर्जी इतनी वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव थी कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन कल्टिवेटर उसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। इसके बावजूद एल्डर मू ने इसे अपने पास रखा और सालों तक उसकी एनर्जी का इस्तेमाल अपनी कल्टिवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए किया। ड्रैगन पिल से मिलने वाली इमेंस एनर्जी की वजह से उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई और वही एनर्जी उनके सेकंड सोल कोर के क्रिएशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई। एल्डर मू ने खुद माना कि अगर उनके पास ड्रैगन पिल ना होते तो शायद वो बहुत लंबे समय तक रैंक 98 पर ही अटके रहते। उन्होंने फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कही। उनके हिसाब से हर अल्टीमेट डुलुओ के जन्म के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक भी होती है। चाहे वो खुद हो, श्वानजी हो या फिर लॉन्ग शाओ या ये शिशुई, सबके पास किसी न किसी फॉर्म में डेस्टिनी का सपोर्ट जरूर था। ड्रैगन पिल को पाने के बाद एल्डर मू ने कई लोगों को उसकी पावर देने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार रिजल्ट फेलियर ही निकला। किसी का बॉडी उसकी ऑरा को टॉलरेट नहीं कर पाया तो किसी की मार्शल सोल उस एनर्जी के साथ कंपैटिबल ही नहीं थी। आखिर में एल्डर मू ने फैसला किया कि वो अपनी रेडिएंट होली ड्रैगन सोल पावर का यूज करके ड्रैगन पिल को धीरे धीरे रिफाइन करेंगे। ये प्रोसेस कोई कुछ सालों का नहीं था, पूरे 100 साल तक ड्रैगन पिल उनके बॉडी के अंदर रिफाइन होती रही। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बॉडी सेक्ट के सेक्ट लीडर डू बूसी के साथ एल्डर मू की एक अर्थ शेकिंग बैटल हुई। बैटल के बाद वो हेविली इंजर्ड हो गए थे। इसी दौरान कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो ये शिशुई को ढूंढना चाहते थे और उन्हें जल्दी से रिकवर करना जरूरी था। इसी डेस्परेशन में उन्होंने ड्रैगन पिल की पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का डिसीजन लिया। उन्हें लगा कि 100 साल की रिफाइनिंग के बाद ड्रैगन पिल की वायलेंट नेचर खत्म हो चुकी होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जैसे ही उन्होंने उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी शुरू की, ड्रैगन पिल के अंदर छुपा हुआ रेज और डिस्ट्रक्शन अचानक फट पड़ा। डूबूसी के साथ बैटल की वजह से एल्डर मू पहले ही वीक हो चुके थे। ड्रैगन पिल ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया और उनके बॉडी के अंदर तबाही मचा दी। उनके ऑर्गन्स डैमेज हो गए, उनका एनर्जी सोर्स टूटने लगा और उनका बॉडी धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा। एल्डर मू ने बताया कि असल में उनकी कंडीशन बैटल की वजह से इतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी ड्रैगन पिल को अब्सॉर्ब करने की गलती की वजह से हुई। अगले कई दशकों तक वो ड्रैगन पिल के रेज और वायलेंट पावर को सप्रेस करते रहे, लेकिन इस प्रोसेस ने उनके बॉडी को अंदर से बर्बाद कर दिया। फिर भी एक पॉजिटिव चीज हुई। 100 साल की रिफाइनिंग और इतने सालों की स्ट्रगल के बाद ड्रैगन पिल के अंदर की सारी वायलेंट एनर्जी फाइनली प्योरीफाई हो गई। अब वो पहले की तरह डेंजरस नहीं रही थी और उसे नॉन ड्रैगन मार्शल सोल वाले कल्टिवेटर्स भी अब्सॉर्ब कर सकते थे। शुरुआत में एल्डर मू ने ये ड्रैगन पिल बेबे को देने का प्लान बनाया था। उन्हें लगता था कि ड्रैगन पिल की हेल्प से बेबे के पास फ्यूचर में अल्टीमेट डुलुओ बनने का मौका होगा। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुओ युहाओ से हुई। जब एल्डर मू को पता चला कि हुओ युहाओ के पास अल्टीमेट मार्शल सोल है, तब उन्होंने तुरंत अपना डिसीजन बदल दिया। उन्हें खुद पता था कि अल्टीमेट मार्शल सोल के साथ कल्टीवेशन करना कितना डिफिकल्ट होता है। अर्ली स्टेजेस में प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, मिडिल स्टेजेस में सिचुएशन बेटर हो जाती है, लेकिन सेकंड सोल कोर क्रिएट करने के वक्त डिफिकल्टी फिर से पीक पर पहुंच जाती है। अगर कल्टीवेटर का बॉडी स्ट्रांग ना हो तो वो उस पावर को हैंडल ही नहीं कर पाता। इसी वजह से एल्डर मू ने ड्रैगन पिल को स्पेशली हुओ युहाओ के लिए रिजर्व करके रखा। उसके बाद एल्डर मू ने एक और सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने लॉन्ग शाओ को हुओ युहाओ की केयर करने के लिए कहा था। जब हुओ युहाओ पहले लॉन्ग शाओ से मिला था और उसके अटैक से लगभग मर गया था, तब असल में लॉन्ग शाओ उसे किल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसके बॉडी को प्योरीफाई कर रहा था। ड्रैगन पिल की एनर्जी हुओ युहाओ की सोल पावर के साथ मर्ज नहीं होनी थी, उसे उसके ब्लड लाइन के साथ मर्ज होना था। जब ऐसा होता तब हुओ युहाओ को ड्रैगन्स जैसी फिजिकल एबिलिटीज मिलती और वो नॉर्मल ह्यूमंस के लिमिटेशन से बाहर निकल सकता था। एल्डर मू को हुओ युहाओ के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि ड्रैगन पिल उसके लिए एक मिरेकल क्रिएट कर सकती है। लेकिन जो चीज एल्डर मू ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी वो था हुओ युहाओ का करंट डिसीजन। जब उन्होंने देखा कि हुओ युहाओ यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक का यूज करके अपना सेकंड सोल कोर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तब वो भी हैरान रह गए। ये एक ऐसा बात था जहां काउंटलेस सोल बीस्ट्स फेल हो चुके थे। कई पावरफुल क्रीचर्स इस प्रोसेस में मर चुके थे। इवन सोल बीस्ट्स की नेचुरली स्ट्रॉन्ग बॉडीज भी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और अब एक ह्यूमन कल्टिवेटर वही इंपॉसिबल पाथ चुन रहा था। एल्डर मू के दिल में एडमिरेशन भर गई। उन्होंने हुओ युहाओ से कहा कि उसकी करेज और डिटर्मिनेशन देखकर उन्हें उस पर गर्व है। अगर उसने इतना डेंजरस पाथ चुना है तो एक टीचर के रूप में उनका फर्ज है कि वो उसकी मदद करें। अब ड्रैगन पिल की एनर्जी रिलीज हो चुकी थी। एल्डर मू उस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे और उसे हुओ युहाओ के ब्लड लाइन के साथ मर्ज करने में हेल्प करेंगे। इस प्रोसेस के बाद हुओ युहाओ को ड्रैगन जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सब सुनते ही हुओ युहाओ के दिल में ग्रेटिट्यूड की गर्म लहर दौड़ गई। उसके टीचर फिजिकली दुनिया छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी केयर और प्रोटेक्शन कभी खत्म नहीं हुई थी। मरने के बाद भी एल्डर मू उसके फ्यूचर के लिए रास्ता बना रहे थे। उस मोमेंट पर हुओ युहाओ ने अपने दिल में एक साइलेंट प्रॉमिस लिया। वो श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस को कभी टूटने नहीं देगा।
लेकिन इमोशनल होने का वक्त खत्म हो चुका था। उसके बॉडी के अंदर ड्रैगन पिल की एनर्जी और भी वायलेंट होती जा रही थी। पावरफुल शॉकवेव्स लगातार उसके मेरिडियंस और ब्लड वेसल्स में फैल रही थी। सिचुएशन हर सेकंड डेंजरस बनती जा रही थी। लेकिन हुआ युहाओ ने पैनिक नहीं किया। उसने अपना पूरा फोकस स्पिरिचुअल सोल कोर पर लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि पूरे प्रोसेस की असली की वही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि स्पिरिचुअल सोल कोर को कंट्रोल करना एक्सपेक्टेड से काफी स्मूथ रहा। ड्रैगन पिल से मिलने वाली नरिशमेंट ने उसके बॉडी का पेन भी काफी हद तक कम कर दिया था। अब उसके पास एक ही टारगेट था, अपने स्पिरिचुअल सोल कोर को परफेक्टली स्टेबलाइज करना। एल्डर मू की हल्की सी ऑरा ड्रैगन पिल की एनर्जी के साथ मिलकर उसके ब्लड और मेरिडियंस में दौड़ रही थी। ड्रैगन पिल से निकलने वाली वायलेंट एनर्जी को एल्डर मू केयरफुली गाइड कर रहे थे, ताकि वो हुओ युहाओ के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसकी मदद कर सके। साथ ही कुछ मिस्टीरियस एनर्जी उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी मर्ज हो रही थी। इस प्रोसेस के दौरान हुओ युहाओ के बॉडी पर बनी स्केल्स और भी मोटी, बड़ी और शार्प होती जा रही थी। असल में ड्रैगन पिल जब से हुओ युहाओ के बॉडी के अंदर गई थी, तब से वो उसके बॉडी के साथ अडेप्ट कर रही थी। शुरू में उसने वायलेंट रिएक्शन दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो हुओ युहाओ के फिजिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने लगी। हुओ युहाओ भी अपनी कल्टीवेशन के दौरान अनजाने में उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहा था। एल्डर मू में पहले लॉन्ग शायाओ को कहा था कि ये ड्रैगन पिल हुओ युहाओ को दे दी जाए, ताकि फ्यूचर में सेकंड सोल कोर बनाते वक्त ये उसकी मदद कर सके। लेकिन किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि हुओ युहाओ इतनी जल्दी ड्रैगन पिल की पावर का इस्तेमाल करेगा। जब ड्रैगन पिल पूरी तरह एक्टिवेट हुई, तब लेबोरेटरी का एटमॉस्फेयर ही बदल गया। पहले जो अनस्टेबल एनर्जी हर तरफ फैली हुई थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। स्नो एम्प्रेस के आइस क्रिस्टल को भी अब पहले जैसा प्रेशर फील नहीं हो रहा था। वो बस कंटिन्यूअसली हुओ युहाओ के सेकंड सोल कोर को कंट्रोल कर रही थी। अल्टीमेट आइस की पावर लगातार सोल कोर के अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी, और वो स्पिरिचुअल सोल कोर की ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए धीरे धीरे स्टेबल होता जा रहा था। दूसरी तरफ हुओ युहाओ अपने स्पिरिचुअल सोल कोर की पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी वजह से स्पिरिचुअल सोल कोर सेकंड सोल कोर के फॉर्मेशन को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया था। स्पिरिचुअल सोल कोर लगातार काउंटलेस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस रिलीज कर रहा था, जो हुओ युहाओ के बॉडी पर अटैक कर रहे थे। लेकिन ड्रैगन पिल की पावर सच में हेवन डिफाइन थी। कुछ देर पहले तक हुओ युहाओ को लग रहा था कि उसका बॉडी किसी भी पल एक्सप्लोड हो जाएगा। अब उसे अपने अंदर लिमिटलेस एनर्जी महसूस हो रही थी। पेन अब भी था, लेकिन पहले जैसा अनबेरेबल नहीं रहा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी बढ़ने लगी। तभी अचानक एल्डर मू की ऑरा गायब हो गई और हुओ युहाओ का पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में कवर हो गया। उसकी चेस्ट के अंदर बना सोल कोर अपने ओरिजिनल साइज से लगभग 2 गुना बड़ा हो चुका था। अब वो एक जायंट ब्लू आइस क्रिस्टल की तरह लग रहा था, जो अनइमेजिनेबल स्पीड से रोटेट कर रहा था। जब स्नो एम्प्रेस ने देखा कि हुओ युहाओ अब पहले से ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकता है, तब उसने सोल कोर फॉर्मेशन की स्पीड और बढ़ा दी। उसका मानना था कि जितनी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होगा, हुओ युहाओ को उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन ये टेम्पररी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बहुत जल्दी स्पिरिचुअल सोल कोर ने फिर से वायलेंट रिएक्शन देना शुरू कर दिया। उसके अंदर मौजूद पावर जैसे कभी खत्म ही नहीं होती थी। उसने नए अल्टीमेट आइस सोल कोर पर और भी ज्यादा अग्रेसिव अटैक्स लॉन्च कर दिए। वहीं फेमिलियर पेन फिर से हुओ युहाओ के बॉडी में फैलने लगा। हुओ युहाओ जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने अपनी बॉडी की हर बूंद एनर्जी लगा दी, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन जैसे जैसे सेकंड सोल कोर स्ट्रांग होता गया, वैसे वैसे उसके लिए स्पिरिचुअल सोल कोर को कंट्रोल करना मुश्किल होता गया। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए दोनों सोल कोर को एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करना जरूरी था। इस वजह से आइस एम्प्रेस को स्पिरिचुअल सोल कोर से और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकालनी पड़ रही थी। जितनी ज्यादा पावर निकलती, स्पिरिचुअल सोल कोर उतना ही अनस्टेबल होता जा रहा था। आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिससे हुओ युहाओ सबसे ज्यादा डर रहा था। स्पिरिचुअल सोल कोर कांपने लगा। जो सोल कोर अभी अभी स्टेबल हुआ था, वो फिर से कंट्रोल खोने लगा। हुओ युहाओ के मन में पैनिक भर गया। अगर वो फेल हो गया तो ना सिर्फ उसका कल्टीवेशन पाथ डिस्ट्रॉय हो सकता था, बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। सब लोगों ने उसकी सक्सेस के लिए इतनी मेहनत की थी। अगर वो अब हार गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तेज पेन उसके चेस्ट और हेड के बीच बार बार शिफ्ट हो रहा था। उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। वो लगभग बेहोश होने वाला था, और अगर वो बेहोश हो जाता तो स्पिरिचुअल सोल कोर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर निकल जाता। इसी क्रिटिकल मोमेंट में एक पुरानी और प्यारी आवाज उसके माइंड के अंदर गूंजी। मेरे बच्चे, प्लीज श्रेक सिटी और श्रेक एकेडमी को बचाने में मेरी मदद करना। टैंक सेक्ट का ध्यान रखना। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। ये एल्डर मू की आवाज थी। अगला ही पल हुओ युहाओ के स्पिरिचुअल सी के अंदर से एक इनकॉम्परेबल पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लड निकल पड़ा। एक गोल्डन ओशन उसके स्पिरिचुअल सोल कोर के चारों तरफ फैल गया। हुओ युहाओ तुरंत समझ गया कि ये उसकी खुद की पावर नहीं थी, ये एल्डर मू की छोड़ी हुई स्पिरिचुअल लेगेसी थी। जैसे ही गोल्डन ओशन ने स्पिरिचुअल सोल कोर को घेर लिया, उसका वायलेंट रेजिस्टेंस तुरंत खत्म हो गया। सोल कोर एक भूखे इंसान
इंसान की तरह उस प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा। अब उसका ध्यान अल्टीमेट आइस सोल कोर को डिस्ट्रॉय करने पर नहीं था। प्रेशर हटते ही हुओ युहाओ को रिलीफ महसूस हुआ। उसका डिजीनेस और अनबेरेबल पेन धीरे धीरे कम होने लगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि स्पिरिचुअल सोल कोर अब उसकी बात मान रहा था। गोल्डन ओशन के इन्फ्लुएंस में वो पूरी तरह ओबेडिएंट हो गया था। तब हुओ युहाओ को समझ आया कि एल्डर मू ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इसके साथ ही एल्डर मू की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, युहाओ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। मुझे यकीन है कि तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। गोल्डन लाइट चमकी और एल्डर मू हमेशा के लिए गायब हो गए। उस पल हुओ युहाओ का दिल टूट गया। अगर वो रो सकता तो शायद उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह जाती। उधर लेबोरेटरी के बाहर एल्डर श्वेन बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तभी एक गोल्डन फिगर मेटल गेट के पार से निकलकर उनके सामने आई। वो एल्डर मू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए एल्डर श्वेन से कहा, श्वेन जी, अब श्रेक सिटी और श्रेक एकेडमी तुम्हारे हवाले है। युहाओ को सच मत बताना, बस उसे लगने दो कि मैं अभी भी गोल्डन ट्री के अंदर हूँ। ये कहकर एल्डर मू का गोल्डन बॉडी काउंटलेस गोल्डन पार्टिकल्स में टूट गया और हवा में गायब हो गया। एल्डर श्वेन स्टन रह गए। उन्हें अब एल्डर मू की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उस वक्त उन्हें सच समझ आ गया। एल्डर मू ने हुओ युहाओ को बचाने के लिए अपनी आखिरी स्पिरिचुअल पावर भी सैक्रिफाइस कर दी थी। एक लेजेंडरी गार्डियन, एक महान टीचर और श्रेक के सबसे बड़े प्रोटेक्टर ने आज हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया था। और हुओ युहाओ अभी तक इस सैक्रिफाइस की असली कीमत से अनजान था। तो दोस्तों, ऐसी इमोशनल सीन के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट 170 के साथ। तब तक के लिए अपना फैमिली और खुद का ख्याल रखिए।